गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में या वीडियो में अपन ने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात की थी और इकोलॉजिकल जो सक्सेशन था उसका अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके कुछ टाइप्स देखे थे, डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी और जो सक्सेशन होता है, अनुक्रमण होता है, उसके क्या क्या प्रक्रम होते हैं उनके बारे में भी चर्चा की थी। आज अपन आवास के आधार पर जो सक्सेशन होता है कि आवास के आधार पर अनुक्रमण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रकार के अनुक्रमण पाए जाते हैं प्रकृति में, जैसे कि रिट्रोग्रेसिव, विक्षेपित और ऋतुनिष्ठ। ये जो पहला होता है रिट्रोग्रेसिव अनुक्रमण। रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। देखिए, जो रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन या प्रतिगामी अनुक्रमण होता है उसमें कोई क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी होती है वो चेंज होकर किसी पूर्व स्थित कम्युनिटी में चेंज हो जाती है। क्या होता है कि किसी आवासीय स्थान पर जलवायु में इतना अधिक अत्यधिक विनाशकारी परिवर्तन होता है कि उस विनाशकारी परिवर्तन की वजह से वहां की जो जैविक समुदाय होता है वो विक्षुब्ध हो जाता है और वहां का जो चरम समुदाय होता है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर देता है। जैसे ही चरम समुदाय वहां से नष्ट होता है उसका स्थान पूर्व स्थित चरम समुदाय ले लेता है। तो इस वजह से एक रिट्रोग्रेसिव अनुक्रमण होता है। तो वहां की जो जलवायु परिस्थितियां इतनी चेंज हो जाती है, विनाशकारी हो जाती है और विनाशकारी जलवायु परिस्थितियों की वजह से जो वहां के जैविक समुदाय विक्षुब्ध हो जाते हैं और अपने आप को परिवर्तन करने लग जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए तो कोई भी जैसे फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम होता है या फॉरेस्ट होती है उसमें जो चरम समुदाय होता है वो वृक्ष होता है और वहां की अगर जलवायु की स्थितियां चेंज हो जाए, विनाशकारी हो जाए तो वृक्ष धीरे धीरे वहां से नष्ट होना या प्रतिस्थापित होना शुरू कर देते हैं और प्रतिस्थापित होने के बाद वहां पे वृक्षों के प्रतिस्थापित होने के बाद वहां पे झाड़ी अवस्थाएं डोमिनेट हो जाती है। कुछ समय बाद अपन देखते हैं तो झाड़ी अवस्था के बाद वो भी नष्ट होना शुरू कर देती है और झाड़ी अवस्थाओं का स्थान शाकीय अवस्थाएं ले लेती है। इस प्रकार से ये रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन होता है। दूसरे प्रकार का जो अनुक्रमण होता है वो होता है विक्षेपित अनुक्रमण। विक्षेपित अनुक्रमण। इस विक्षेपित अनुक्रमण में क्या होता है कि कोई भी आवासीय स्थान है वहां पे मृदा और जो जलवायु होता है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू कर देता है। तो वहां की जो जलवायु होती है वो बदलती रहती है। जलवायु के बदलने से और मृदा के बदलने से क्या होता है कि वहां पर जो उस आवास में जो अनुक्रमण हो रहा होता है वो दिशात्मक नहीं होकर अदिशात्मक हो जाता है और वहां पर एक से अधिक चरम अवस्थाएं विकसित हो जाती है। इस प्रकार से एक से अधिक चरम अवस्थाएं विकसित हो जाने की वजह से वो जो सक्सेशन होता है वो विक्षेपित या डिफ्लेक्टेड अनुक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट जो अनुक्रमण होता है वो होता है सीजनल या ऋतुनिष्ठ। ऋतुनिष्ठ या सीजनल अनुक्रमण। कभी कभी क्या होता है कि मौसम के अनुसार भी अनुक्रमण बदलता रहता है। जैसे कि बारिश के मौसम में, वर्षा के मौसम में अपने आसपास कोई छोटे छोटे तालाब और पोखरों का निर्माण हो जाता है और जहाँ पे मौसम के अनुसार अनुक्रमण होता रहता है। तो इस प्रकार का अनुक्रमण ऋतुनिष्ठ अनुक्रमण कहलाता है। इसके अलावा क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के आवासों में भी अनुक्रमण होता है, जैसे कि जलीय आवास में अनुक्रमण, मरु आवास में अनुक्रमण या किसी अन्य आवास में अनुक्रमण। तो अलग अलग आवास के अनुसार भी अनुक्रमण अलग अलग प्रकार का होता है। तो आवास के आधार पर अनुक्रमण कितने प्रकार का होता है वो अपन देखते हैं। आवास के आधार पर अनुक्रमण को देखें तो पहला है हाइड्रोसीलेट। ये फ्रेश वाटर में होता है, जैसे कि तालाब,
गीले या दलदली भूमि में। दूसरा है हेलो सेरे, ये साल्टी वाटर में होता है, जैसे कि मैरीन या एस्चुरीज। नेक्स्ट है ऑक्जेलो सेरे, ये एसिडिक मीडियम में होता है, ऐसा आवास जहां की पीएच अम्लीय होती है। नेक्स्ट है लिथोसेरे, ये रॉक पर या किसी चट्टान पे होने वाला अनुक्रमण होता है। और नेक्स्ट है सेमोसेरे, ये किसी रेत या बालू के टीले पर होने वाला अनुक्रमण होता है। तो आवास के आधार पर लगभग 5 प्रकार के अनुक्रमण होते हैं, हाइड्रोसेरे, हेलोसेरे, ऑक्जेलोसेरे और लिथोसेरे और सेमोसेरे। अब अपन यहां पर हाइड्रोसेरे के बारे में देखते हैं कि जलीय आवास में अनुक्रमण कैसे होता है। तो स्वच्छ जलीय आवास में होने वाला जो अनुक्रमण होता है वो होता है हाइड्रोसेरे। अब स्वच्छ जलीय आवास में होने वाला अनुक्रमण जैसे तालाब में, झील में या कोई ऐसी भूमि है, दलदली भूमि है, वहां पे होने वाला अनुक्रमण हाइड्रोसेरे कहलाता है। हम यहाँ पे तालाब में या कुआं में होने वाले अनुक्रमण के बारे में अपन देखेंगे। तो पौंड होता है वो एक छोटी वाटर बॉडी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, और उसमें जो अनुक्रमण होता है वो कैसे होता है। तो पौंड का जो वातावरण होता है वो जलीय होता है, और जलीय वातावरण में सबसे पहले क्या होता है, उसमें पोषक तत्वों की भी कमी होती है और कोई भी जैविक समुदाय नहीं होता है। तो अनुक्रमण के लिए सर्वप्रथम यहाँ पे पौंड में प्लैंक्टोनिक स्टेज आती है। तो तालाब में जो अनुक्रमण होता है उसमें सबसे पहले जो जैविक समुदाय आता है, पायोनियर जो कम्युनिटी के रूप में स्थापित होता है, वो प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी आती है। और प्लैंक्टोनिक जो कम्युनिटी होती है उसमें फाइटोप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन मुख्य रूप से आते हैं, विकसित होते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि तालाब में सबसे पहले तालाब में जो प्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जैसे कि शैवाल या जीवाणु के कुछ बीजाणु या प्रोपेगुलेट्स किसी अन्य स्थान से वायु या हवा द्वारा या जल द्वारा आकर वहां पे स्थापित हो जाते हैं और इसी अनुकूल परिस्थितियों में वो अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होते हैं जैसे कि शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में अपन देखें तो शैवाल या डायटम आदि आते हैं और वहां पे अंकुरित होके विकसित होना प्रारंभ कर देते हैं। ये जो प्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, उनकी विशेषताएं होती है कि इनमें जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्या होती है, क्षमता होती है। फाइटोप्लैंक्टन में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता से तालाब में क्या होता है कि पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे ही पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है, अन्य प्लैंक्टोनिक स्पीशीज भी यहाँ आकर विकसित होना शुरू कर देती है। जैसे कि शैवाल की कुछ जातियां जो होती है, जैसे स्पाइरोगायरा और उडोमोनियम जो होती है, जो तंतु में जातियां होती है, वो विकसित होना प्रारंभ कर देती है। समय के साथ साथ ये जातियां अधिक विकसित हो जाती है और वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है और जनन द्वारा अपनी संख्या में भी वृद्धि करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे इनकी संख्या में वृद्धि होती है, इनके साथ साथ जूप्लैंक्टन भी आकर रहना शुरू कर देते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन साथ साथ रहते हैं, तो अब धीरे धीरे क्या होता है, जो ये प्लैंक्टोनिक स्टेज होती है, इनके जो मर्द कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे इस तालाब के तले में जमा होना शुरू कर देते हैं। तालाब के कंधों में जमा होना शुरू कर देते हैं और एक सोयल की एक पतली लेयर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये जो मृदा की जो पतली परत होती है, एक तो जो होता है ये प्लैंक्टोनिक
पदार्थ प्लैंक्टॉन्स की मर्द कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है, और दूसरी जो इसमें अवसाद के रूप में जो प्रवाहित जो मृदा होती है, जो जल के द्वारा प्रवाहित या वायु के द्वारा प्रवाहित होकर जो मृदा आती है वो इसके तले में जमा होना शुरू कर देती है। इसके साथ ही इसमें ह्यूमस की मात्रा भी होती है, क्योंकि प्लैंक्टॉन्स के मर्द जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो प्लैंक्टोनिक स्टेज में तालाब के तले में कुछ मृदा की परत का निर्माण होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पानी का लेवल भी कम होता है। अब जो नेक्स्ट जो अनुक्रमण की अवस्था आती है वो होती है सबमर्ज स्टेज। दूसरी है सबमर्ज स्टेज। ये जो निमग्न अवस्थाएं होती है, निमग्न अवस्था में क्या होता है कि तालाब में प्लैंक्टोनिक जो अवस्था होती है, तालाब में प्लैंक्टोनिक जो अवस्था होती है उसकी वजह से तालाब में कुछ मृदा की परत का निर्माण हो गया। अब ये सबमर्ज स्टेज में कुछ ऐसे पादप आते हैं जो तालाब के जल में पूर्णतः निमग्न या सबमर्ज होते हैं, वो विकसित होते हैं, जैसे कि हाइड्रिला, वेलिस्टेरिया, कारा, इलोइडिया और यूट्रिकुलेरिया। ये ऐसे प्लांट स्पीसीज होती है जो इस तालाब के पानी में सबमर्ज होती है। धीरे धीरे ये निमग्न जातियां वृद्धि करती है, जनन करती है और अपनी जाति को विकसित करती है। जैसे जैसे ये वृद्धि करती है ये धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। जैसे जैसे नष्ट होती है कि मर्द कार्बनिक पदार्थ तालाब के पहले में जमा होना शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही जो अवसाद के रूप में बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वो भी यहाँ जमा होती है। तो एक अच्छी खासी जो मोटी परत तालाब के पेंदे में मृदा की जमा हो जाती है। इसके साथ ही इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ती रहती है, क्योंकि जो ये जो प्लांट्स होते हैं या फाइटोप्लैंक्टन और जो प्लांट्स होते हैं इनके मर्द कार्बनिक जो शरीर होते हैं वो तालाब के पेंदे में मृदा के साथ मिल जाते हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो अवस्था आती है वो फ्री फ्लोटिंग स्टेज होती है। प्लावी अवस्था। सबमर्ज स्टेज के बाद जो अवस्था आती है वो होती है प्लावी अवस्था। जैसे जैसे तालाब में मृदा का निर्माण होना शुरू होता है, जैसे जैसे तालाब में मृदा का निर्माण होना, ह्यूमस और मृदा का निर्माण होना शुरू होता है, अब फ्लोटिंग स्टेज यहाँ पे आती है। फ्लोटिंग स्टेज में कुछ ऐसी जो जातियां होती है, कुछ ऐसी जो जातियां होती है जैसे कि निम्फिया, निलंगो और मार्सिलिया आदि जातियां या पिस्टिया या आइकोनिया आदि प्लांट्स की जो स्पीसीज होती है वो यहाँ पर आना प्रारंभ कर देती है और विकसित होना प्रारंभ कर देती है। ये जो फ्लोटिंग स्पीसीज होती है इनकी जो जड़ें जो होती है वो तो मृदा में होती है और इनकी जड़ें तो होती है मृदा में और इनकी पत्तियां सतह पर स्थित होती है। इनकी कुछ की पत्तियां सतह पर भी स्थित होती है और कुछ ऐसी जातियां होती है जो जैसे कि आइकोनिया या पिस्टिया ये फ्री फ्लोटिंग होती है। इनकी पत्तियां ऊपर सतह पर तैरती रहती है और ये जातियां जो होती है फ्लोटिंग जो स्पीसीज होती है वाटर बॉडीज को ऊपर से पूरी तरह से ढक लेती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो अंदर पानी में नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से जो सबमर्ज जो स्टेज होती है वो प्लांट्स नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं और वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और डोमिनेटिंग स्टेज के रूप में फ्लोटिंग स्पीसीज यहाँ पे डोमिनेट करती है। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये
फ्लोटिंग स्पीशीज डोमिनेट करती है और अपनी वृद्धि करती है और ये धीरे धीरे नष्ट होती है। जैसे ही नष्ट होती है, इनसे जो बने कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो तालाब के पैंदे में जमा होना प्रारंभ कर देते हैं और अवसाद के रूप में जो बहाकर जो लाई गई मृदा होती है वो भी तालाब के पैंदे में जमा होना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो फ्लोटिंग स्पीशीज होती है वो वाटर का भी वाष्पोत्सर्जन करती है। जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है वो उससे तालाब का पानी धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो अब फ्लोटिंग स्टेज के बाद मृदा की तालाब के तल में मृदा की एक बहुत अच्छी मोटी परत जमा हो जाती है। फ्लोटिंग स्टेज के बाद जो दूसरी नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो स्टेज आती है रीड स्वाम्प स्टेज। रीड स्वाम्प स्टेज। अब इस रीड स्वाम्प स्टेज, ये जो स्टेज होती है वो वाटर बॉडीज की एम्फीबियस स्टेज होती है, एम्फीबियस स्टेज होती है। और इस अवस्था तक आते आते जो तालाब में मृदा की काफी अच्छी परत जमा हो जाती है और पानी का लेवल जो होता है तालाब में लगभग 1 या 2 फीट के करीब ही पानी का लेवल रहता है। और इस जैसे कि जो रीड स्वाम्प जो स्टेज होती है उसकी स्पीशीज जैसे कि रेननकुलस जो स्पीशीज होती है वो यहाँ पे डोमिनेट करती है, रेननकुलस स्पीशीज। इस जो रीड स्वाम्प स्टेज में इन प्लांट्स की जो जड़ें होती है वो तो मृदा में होती है और जो इसका तना और जो पत्तियां होती है, तना और जो पत्तियां होती है वो हवा में होती है, पानी से बाहर होती है। तो यहाँ पे रीड स्वाम्प स्टेज में क्या होता है कि एम्फीबियस जो प्लांट होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, जैसे रेननकुलस। अब धीरे धीरे ये एम्फीबियस प्लांट यहाँ पे डोमिनेट करते हैं और विकसित होते हैं और वृद्धि एवं जनन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे इनकी वृद्धि होती है वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी भी वाष्पोत्सर्जित होता है और इनके जो मर्द जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो तालाब की तल में जमा होना शुरू कर देते हैं और बाहर से अवसाद के रूप में मृदा का भी जमा होना प्रारंभ हो जाता है। तो धीरे धीरे तालाब का पानी रीड स्वाम्प स्टेज के बाद तालाब का पानी लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर ही रह जाता है या 1 या 2 इंच ही तालाब का पानी रह जाता है। और इस स्थिति में कुछ जातियां ऐसे होती है जैसे रीड स्वाम्प स्टेज या एम्फीबियस स्टेज, इस स्टेज में ये सर्वाइव नहीं कर पाती है और ये जलवायु व्यवस्था इसके प्रतिकूल हो जाती है। तो इस स्टेज के बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो है मास मीडो स्टेज, दलदलीय अवस्था। अब जो तालाब होता है वो दलदल में रूपांतरित होना शुरू कर देता है। मास मीडो स्टेज, इस अवस्था तक आते आते तालाब का पानी लगभग 1 या 2 इंच तक ही रह जाता है और मृदा की बहुत अच्छी परत जमा हो जाती है। और इस अवस्था तक जो जल होता है वो लगभग 1-2 इंच हो जाता है और जो तालाब मास या दलदली भूमि में रूपांतरित हो जाता है। और यहाँ पर जो दलदली जो भूमि होती है वहां पर साइप्रेसी और ग्रेमिनी कुल के पौधे, साइप्रेसी और ग्रेमिनी कुल के पौधे यहाँ पर विकसित होना प्रारंभ कर देते हैं और इसके साथ ही घास की कुछ छोटी छोटी प्रजातियां भी यहाँ पर विकसित होना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे ये प्रजातियां यहाँ पे डोमिनेट होती है और जो बचा कुचा जो तालाबी जल था वो भी ये जातियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्पोत्सर्जित कर देती है और इनके नष्ट होने से इनके जो मर्द कार्बनिक पदार्थ है वो भी यहाँ पे जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे ये पानी पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। पानी नष्ट हो जाने से दलदलीय जातियों के प्रति ये प्रतिकूल दशा होती है और वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है और इसी वुड स्टेज द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाती है। तो नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो वुडलैंड स्टेज होती है, वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज, इस अवस्था में जो तालाब होता है उसका पानी तो पूरा का पूरा
सूख जाता है और शेष रह जाती है पूरी मर जाती है। और यहाँ पे कुछ वृक्ष पादप आते हैं और ये वृक्ष पादप अपने आप को फ्लरिश करते हैं, डोमिनेट करते हैं और जितना भी जो पानी था इस मृदा में, तालाब की मृदा में जो पानी था वो पानी भी धीरे धीरे ये वृक्ष वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इस मृदा में, तालाब की मृदा में पानी था उसका ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये वुडलैंड स्टेज जो होती है इसके लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती है और यहाँ पे वो ही जातियां सर्वाइव कर पाती है जो शुष्कता को सहन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है और पानी बारिश के मौसम में ही यहाँ उपलब्ध हो पाता है। तो नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो क्लाइमेक्स स्टेज होती है और क्लाइमेक्स स्टेज में कुछ ऐसी वृक्षीय जातियां जो होती है वो यहाँ पे डोमिनेट करती है और जो क्लाइमेक्स स्टेज होती है वो वहाँ की जलवायु के अनुसार निर्धारित होती है। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय अगर जलवायु है तो वहाँ पर जो प्लांट्स की स्पीसीज होगी या वृक्षीय जातियां होगी वो उष्ण कटिबंधीय होगी। अगर पर्णपाती है तो पर्णपाती वन वहाँ पे होंगे और शीतोष्ण हो तो शीतोष्ण वाले वन वहाँ पे होंगे। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोसेलेब होता है, तालाब में अनुगमन किस प्रकार से होता है कि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आती है, उसके बाद सबमर्ज स्टेज आती है, सबमर्ज के बाद में फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग के बाद में एम्फीबियस स्टेज जैसे रीड स्वाम्प स्टेज आती है जहाँ पे एम्फीबियस प्लांट जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं और इसके बाद मार्सी दलदलीय भूमि बनती है, यहाँ पे दलदलीय जो पौधे होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। उसके बाद भूमियों क्लाइमेक्स स्टेज आती है। ये तो हुआ जल के अंतर्मन। अब दूसरा प्रकार का जो अंतर्मन होता है वो होता है कि एक जो चट्टान पर कैसे अंतर्मन होता है, लिथोसेरे। चट्टान या बेल रॉक पर होने वाला जो अंतर्मन होता है वो लिथोसेरे होता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि जो चट्टान होती है वो एक बहुत ही नवनिर्मित होती है। वो चट्टान कैसे बनती है, जैसे ज्वालामुखी का लावा निकला और उस लावा के जमने से एक चट्टान का निर्माण होता है। अब उस चट्टान में पहले किसी भी प्रकार की वनस्पति और जंतु जातियां नहीं पाई जाती है। चट्टान की जो परिस्थितियां होती है, जलवायु परिस्थितियां होती है वो बहुत ही प्रतिकूल होती है। शुष्क का वातावरण होता है वहाँ पे और प्रकाश की वजह से वहाँ पे तापमान भी बहुत अधिक होता है। यहाँ पे चट्टान पे पोषक पदार्थों की भी बहुत कम कमी होती है। तो यहाँ पे जीवन विकसित होने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। तो सर्वप्रथम जो स्टेज यहाँ